12 इश्यूज थे जिसमें 5 पिछली ग्रीवेंस के पेंडिंग इश्यूज को दोबारा लाया गया, जिसमें एक डिस्पोज ऑफ किया गया। 4 पे फर्दर रिपोर्ट मंगाई गई है, चाहे वो हेड ऑफिस से हो, चाहे जिनके अगेंस्ट ग्रीवेंस थी उनने टाइम इसमें मांगा है कि ड्यूज वो पे कर देंगे। वही नई जो 7 कंप्लेंट उनके अंदर एक पेंडिंग रखी गई है और 6 डिस्पोज ऑफ करी गई। जहां ईडीसी आईडीसी पेमेंट का ओमैक्स का पेंडेंसी थी, उनके अंदर उनको डायरेक्ट किया गया है कि 45 दिन में वो जो ड्यू सरकार के बनते हैं वो पूरे पे करके, और उसके अंदर तुरंत जो कंज्यूमर्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए भी डीएमसी एससी इलेक्ट्रिकल वीवीएन की कमेटी एक बनाई गई। तो नए कनेक्शन प्राइवेट एरियाज में जो इशू होता है उसके अंदर कनेक्शन का एक बेयर मिनिमम कॉस्ट निकाल दें, जिससे आने वाले समय में ओवर प्राइसिंग नए कनेक्शन की सेकंड कनेक्शन के एक प्लॉट में ना। वहीं जो क्राफ्ट टीचर का मामला पेंडिंग था क्योंकि वो हाईकोर्ट में लंबित है, बैलेंस तो उसका सारा ड्रॉप करे गए हैं। पुराने जो आउट ऑफ कोर्ट मैटर है उसके लिए पूरी स्टेट भर के जो इस तरह के क्राफ्ट टीचर्स के ड्यू थे उसकी रिपोर्ट अपने ग्रीवेंस में दिखाई है, और मैं मानता हूँ अगली ग्रीवेंस के अंदर इसको रिजॉल्व कर दिया जाए। जो पीने के पानी की समस्या रोहतक की थी, उसका आज मेरे को बताया गया है कि लगभग 23 करोड़ रुपए का एक टेंडर बना है, जिसको जल्द हेड ऑफिस के कोई ऑब्जेक्शन थे उसको क्लियर करा के अगले हफ्ते भेज दिया जाएगा और अगले हफ्ते उसको फिर रिजॉल्व करा दिया जाएगा। आगे टेंडर प्रोसेस में जो टाइम लगेगा वो लगेगा, मगर जो पीने के पानी की समस्या रोहतक सिटी के अंदर, मैं मानता हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट के बाद इस पूरे इशू को हम पीने के पानी को रिजॉल्व कर पाएंगे। एक केस तो 2014 की अप्रूव्ड कॉलोनी का आया था जहां पर सीवेज सिस्टम अब तक नहीं लगा, क्योंकि 15-16 के अंदर अमृत 1 योजना लागू हुई थी, उसके अंदर वो प्रोजेक्ट टेकअप नहीं किया। आज ग्रीवेंस में आदेश दिए गए कि उसको अश्योरिटी के साथ अगली जो अमृत 2 योजना उसमें प्रायोरिटी 1 प्रोजेक्ट में उस कॉलोनी को लिया जाए और उस कॉलोनी को सीवेज सिस्टम से, क्योंकि शहर के बीच में है, जोड़ने का काम हम करेंगे और प्रायोरिटी के अंदर उसको टेकअप करेंगे। अच्छा, शिकायत ऐसी भी आई जो आपकी पार्टी के नेता है और देखिए मेरे पास पिछली बार आई थी, उसमें हमने एमडीयू से जवाब मांगा था क्योंकि फर्स्ट टाइम। इस बार रजिस्ट्रार और लीव है उनका हमारे पास रिटर्न में आया हुआ है। नेक्स्ट मीटिंग तक उनसे आदेश रिटर्न में इन प्रेजेंस आइदर द रजिस्ट्रार और द वीसी हम लेंगे। क्यों इसके अंदर डिले किया? वो काफी दिनों से एक डिग्री के ऊपर भी आरोप लगा। चलिए वो ग्रीवेंस का मैटर नहीं है। जब भी आप सरकार महिला आरक्षण है तो जननायक जनता पार्टी आगामी जो चुनाव में कितने प्रतिशत मैंने पिछली बार भी 23% महिलाओं को मैदान में उतारा और आगे भी मुझे लगता है उससे नंबर बढ़ाएंगे, कम तो नहीं करेंगे। हमने तो हमारी जनरल आपके रोहतक की कलोई हल्के की जनरल की अध्यक्ष भी महिला बनाई है। और आज मैं खुश हूँ कि हमारी पहल थी जिसने 50% महिलाओं को पंचायती राज में हिस्सेदारी दी। आज तो हम 33% की पार्लियामेंट में बात करें, पंचायती राज के अंदर तो हर दूसरी सीट पर एक महिला बैठी है और आपकी तो मेरे ख्याल से चेयरपर्सन की राइट कैंडिडेट हो और जितने ज्यादा हमें मिलेंगे अच्छा, 2029 में इम्प्लीमेंट होना है। आप मेरे को ला दो 33 में 33 उतार देंगे। अच्छा, प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारी उनकी मैं मानता हूँ देर आए दुरुस्त आए, आया तो सही, और ये भी आया है आगे सेंसस के बाद। उसके बाद जो हमारी सीटों के
जो डिमार्केशन है वो चेंज होगी, डिलिमिटेट होगी, उसके बाद इम्प्लीमेंट। मगर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना और सर्वसम्मति से दोनों हाउसेज का पास करना, ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल है और मैं बधाई देता हूँ सभी सांसदों को। 800 कुछ सांसद हैं जिनने महिलाओं को सशक्त बनाने, हिस्सेदारी उनकी बढ़ाने के इस बिल को पार्लियामेंट में पास किया। और मुझे लगता है कि इसको आगे रेस्ट्रिक्टरी और सारी विधानसभाएं भी 50% मिनिमम कोरम चाहिए, विधानसभाओं का भी, स्टेट्स का भी। मैं मानता हूं कि जल्द से जल्द पूरे देश की सभी विधानसभाएं सर्वसम्मति से इसको पास करें और एक नया इतिहास रचें। अच्छा, 2029 में लागू होना है ये, और अभी पास करने का जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कि इलेक्शन स्टंट है ये। मैं आपको अभी बोल रहा हूं कि अभी तो विधानसभाएं पास करेंगी, सभी विधानसभाओं को इसको पास करने के लिए भी हाउस के सेशन करने पड़ेंगे। 24 तक तो वैसे भी वायबल नहीं था, होता तो उसी के बाद होता। मगर ये अच्छा कदम है कि पहले जनसंख्या भी हो जाए, डिलिमिटेशन भी हो जाए और उसके साथ सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि कल इसमें कोई लीगल ऑब्जेक्शन भी ना। तो संजय 1 अक्टूबर से जो इंडस्ट्री है उनका नई नियम लागू होते हैं, तो वो जनरेटर नहीं चला सकते हैं, जो डीजल पर है, क्या फूल जो प्रतिबंधित है वो नहीं चला सकते? क्या इंडस्ट्री की कोई नई तैयारी? हमने पहले भी ऑल्टरनेट एनर्जी जिसमें पीएनजी सीएनजी के माध्यम से जनरेटर चलाने की परमिशन है, क्लीनर फ्यूल को आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ डीजल जेनसेट्स ना चलाने का प्रतिबंध है। और ये इस साल का नहीं है, ये पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था। पिछले साल इसमें हॉस्पिटल्स को और ऐसी संस्थाओं को, स्कूल्स को एग्जेम्पशन दे दी गई थी, सिर्फ इंडस्ट्री पर लागू हुआ था। इस बार एनजीटी के आदेश जो आए हैं ये सब पर प्रतिबंध। हमने इसके अंदर 5 लाख तक की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट से भी जनरेटर जो पीएनजी सीएनजी बेस्ड है हम दे रहे हैं। अगर कोई इसका लाभ लेना चाहे तो ले सकता है। 5 लाख तक की अगर वो कन्वर्ट कराते हैं, अगर 125 केवीए का जनरेटर वो लेता है तो 5 लाख तक की सब्सिडी हम देते हैं। आपने एविएशन का एक बार जिक्र किया था कि आप बैंकों के साथ एमओयू साइन करेंगे जिससे स्टूडेंट के ऊपर जो है बाहर बैंकों की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने इसकी पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल एग्री कर दी है, आगे कैबिनेट में लाके उसको अप्रूवल दे देंगे कि अब जैसे मेडिकल बॉन्ड हम देते हैं उसी प्रकार से छात्र छात्राओं को पायलट बनने का भी, सीसीएल लेने का भी हम बैंकों से लोन दिलाएंगे, जिसकी बॉन्ड गारंटर जो होगा वो मेडिकल बॉन्ड की तरह हरियाणा सरकार। अच्छा, 25 सितंबर की जो इंडिया गठबंधन 25 को सितंबर लेकर इनेलो को शामिल करने का दावा किया जा रहा है, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो को शामिल ना करने और कांग्रेस छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। ना मैं कांग्रेस में हूँ ना मैं एनएलए में हूँ, तो उनसे पूछो। अच्छा, अभय चौटाला ने कहा है कि जेजेपी राजस्थान से चुनाव लड़ रही है क्योंकि हरियाणा में उनकी जमीन खिसक चुकी है और ये तो फिर उनसे पूछ लो कि 2003 में 8 में क्यों आईएनएलडी वहां चुनाव लड़ी थी। जमीन खिसकी नहीं है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की मेहनत थी कि 6 विधायक 2003 में हम जिता के लाए। उनमें तो ये भी हिम्मत नहीं है कि एक विधायक भी जिता लाए या खड़ा भी कर दे। हम हिम्मत तो रखते हैं और राजनीति के अंदर पार्टी को बढ़ाया जाता है, सुकड़ाया नहीं जाता। और जिस तरीके से 11 महीनों में हम 10 विधायक जीत के लाए या आज अपना संगठन 5 प्रदेशों में खड़ा किया, ये हमारी हिम्मत है, कैपेबिलिटी है, नए साथियों का जुड़ाव है, पार्टी की मजबूती है। उनकी तरह नहीं कि 20 विधायक से 1 विधायक में आ गई और पार्टी पहले 3 प्रदेशों में चुनाव लड़ा करती थी, 5 में चंडीगढ़ भी लड़ती थी, यूपी भी लड़ती थी, राजस्थान भी लड़ती थी, हरियाणा भी लड़ती थी और दिल्ली भी लड़ती थी। पिछले 10 सालों में वो हरियाणा को छोड़कर कई चुनाव लड़े। जनता का साथ होगा तो मैं मानता हूँ राजस्थान के अंदर भी करिश्मा जननायक जनता पार्टी करके। कितनी सीटों पर कुछ तय किया राजस्थान हमने में? 25 से 30 सीटें तय करी है जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद चर्चा एनडीए में भी करेंगे, अगर आगे कोई पॉजिटिव निर्णय होगा तो मिलकर लड़ेंगे। हरियाणा को लेकर तय है कि मिलकर लड़ेंगे यानी कि? पहले राजस्थान लड़ने, फिर लोकसभा लड़ने, फिर हरियाणा विधानसभा आएगी। अच्छा, 25 सितंबर की रैली है, इसकी तैयारी पूरी तौर पर तैयारी है और मैं मानता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि रही है सीकर, जहाँ से वो इस देश के उप प्रधानमंत्री बने। लाखों लोग वहां पहुंचकर जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन
अच्छा, चौधरी वीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं मेरी आवाज। उनका कहना है कि सरकार में मजदूरों और किसानों को जो हक है नहीं सुना गया, और एक तरफ कहा जाता है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने पर। इस देश के बहुत बड़े 2 डिपार्टमेंट्स के मंत्री रहे, और अगर वो ये बात कहते हैं किसान मजदूर कमजोर है, तो मैं मानता हूं कि उनका फेलियर जरूर रहा होगा, हमारा तो नहीं। आज 1 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू होनी है, और 1 तारीख की प्रोक्योरमेंट में हमारी तैयारी पूरी है। 13,000 करोड़ का हमने CCL लिमिट ले लिया है, और मैं ये मानता हूं कि हम किसी भी फार्मर को 2 से 3 घंटे ज्यादा मंडी में इंतजार नहीं करने दें। उसका जीरी भी खरीदेंगे, 2.5 लाख मेट्रिक टन उसका बाजरा भी MSP पर खरीदेंगे, और फिर बचा हुआ बैलेंस जो है वो अंतर भरपाई योजना के तहत उसकी आर्थिक पहले की तरह मदद करके उसको ये फोर्स नहीं करेंगे कि अंडर वैल्यू वो अपनी क्रॉप बेचे, बल्कि अश्योर्ड उसके खाते में पहले भी एडवांस में पैसा भेजेंगे कि वो इंतजार कर सकता है कि रेट इंक्रीज हो तो वो अपनी फसल। धन्यवाद।